Hello everyone, welcome to Varsh Academy. This is the next question number 21. When a body moves around a fixed axis, it has. So basically जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करती है तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. यदि हम ऑप्शन सी को देखें, it is given a translatory motion, but in translatory motion we have to remember one point that each point of a body travels a same distance in a same time. सो यदि कोई भी हमारे पास बॉडी है, सपोज दिस इज अ बॉडी, यदि इसके डिफरेंट डिफरेंट हम पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो सेम टाइम इंटरवल में हर एक ये पॉइंट सेम ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे. सपोज ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई है तो ये इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उसी टाइम में होगा. उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. सो ट्रांसलेटरी मोशन तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट नहीं है. सर्कुलर मोशन का हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू हमें सही से समझ में आएगा. सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी व्हीकल है, जब कोई भी कर्व आता है हमारे पास रोड पर तो वो थोड़ा बाहर की साइड एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा, तभी बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन में रहेगी. और सर्कुलर मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट की अपनी एक्सिस के अबाउट नहीं रोटेट करता वो, जो फिक्स्ड एक्सिस होती है. यदि सपोज एक कार मूव कर रही है तो कार की एक्सिस नहीं होगी, वो हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक रोड है, ये हमारे पास एक व्हीकल है और यदि ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो एक्सिस कहाँ पर होगी, इस कर्व की एक्सिस. यदि हम देखें फिक्स्ड एक्सिस तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड एक्सिस होगी. सो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और फिक्स्ड एक्सिस यहाँ पर है, तो फिक्स्ड एक्सिस हमारे पास दूसरी बॉडी की होगी, या तो ये बोल सकते हैं या फिक्स्ड एक्सिस हमारे पास ऑब्जेक्ट के बाहर होगी, तब और जाकर हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा. अब यदि रोटेटरी मोशन की बात करें तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी ही किसी एक्सिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक्सिस हो सकती है, उसके अबाउट रोटेट करता है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थ. अर्थ की यदि अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं स्पिनिंग. ठीक है, तो वो इसका बेस्ट एग्जांपल है. और भी देख सकते हो, यदि हम इसी में देखें सर्कुलर मोशन वाले एग्जांपल में देखें तो यदि ये कार है, इसका व्हील जो रोटेट कर रहा है वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन. तो सिंपल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आई एम गिविंग सम पॉइंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. First point is rotation. Rotation is always when a body moves of its own axis, and circular motion when body moves around some other body. Rotatory motion is when a body spins around its center of gravity or its own axis. And circular motion में centrifugal force लगता है, जबकि रोटेटरी मोशन में टॉर्क इन्वॉल्व होता है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन में याद रखना है कि जो भी पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम इंटरवल में. The next question that we are having is question number 22. If G1 and G2 are the gravitational acceleration on the two mountains A and B respectively, then the weight of the body when transported from A to B will be multiplied by. So basically इसमें क्या दिया है कि हमारे पास दो माउंटेन्स हैं, ए माउंटेन है और दूसरा हमारे पास बी माउंटेन है. यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G1 है और जो माउंटेन बी है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G2 है. तो इसमें बोला है जो वेट ए प्लेनेट पर होगा या ए माउंटेन पर होगा, यदि उस वेट को हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास जो वेट बी पर होगा, माउंटेन बी पर होगा, वो आ जाए. तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है. किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, चाहे वो प्लेनेट हो चाहे माउंटेन हो, कुछ भी हो जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, वहां पर यदि आप जाते हो तो मास कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेट डिफरेंट होगा. ठीक है, तो यदि हम माउंटेन ए का बात करें, माउंटेन ए पर सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज वी कंसिडर वेट W1 ऑन अ माउंटेन ए. तो W1 में हमारे पास क्या होगा कि मास तो कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G1 है तो वेट W1 क्या हो जाएगा, m इंटू G1. और जो माउंटेन बी है उस पर वेट कितना होगा, W2 कंसिडर कर लेते हैं, मास कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G2. सो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस W1 को हम किस में मल्टीप्लाई करें, इस W1 की हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये चीज आ जाए. तो W1 की यदि जैसे हमारे पास m G1 है, यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई G2 बाय G1 से कर देता हूँ
तो G1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो mg2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। We have to multiply by a factor G2 by G1 so that we get the weight of the body on the planet B. The next question that we are having is question number 23. The two forces, first one is 9 Newton and the second one is 12 Newton, which are acting at right angles, so the theta is 90 degree to each other, will have a resultant of. Very basic question. So we have to draw first its diagram. The This is the first 9 Newton force and this is the second 12 Newton force. So we have, this is the 90-degree angle. So this is a resultant force. Basically we have to calculate it by having a formula for 90-degree angle. Fr is equal to root over f1 square plus f2 square, because here we have theta is equal to 90 degree only when this formula is applicable. If theta is different than 90 degree, we have a general formula. Fr is equal to root over f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. सो जब थीटा डिफरेंट होगा तो हमें जनरल फॉर्मूले का यूज करना है, बट फॉर राइट एंगल्स जनरली हमारे पास ये पॉसिबल केस मैक्सिमम आते हैं राइट एंगल के, तो डायरेक्ट हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और उन दोनों को ऐड करके रूट करेंगे तो हमारे पास 15 न्यूटन आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 15 न्यूटन गिवन टू अस। The next question that we are having is question number 24. The distance between the centers of adjacent rivets in the same row. So ये स्टील स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। हमारे पास एक रो होती है जिसके एडजेसेंट रिवेट की डिस्टेंस पूछी है। सो बेसिकली वी हैव टू रिमेम्बर अ डायग्राम। सपोज ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट इज दिस एंड द सेकंड प्लेट इज दिस वन। यदि ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है तो हमारे पास ये जो होगी ये वाली, ये जो रिवेट्स की लाइन होगी इसको बोलेंगे हम रो। तो इस रो में ये हमारे पास ये वाला एक रिवेट है, इसके बाद दूसरा रिवेट ये है। यदि इन दोनों रिवेट के बीच की डिस्टेंस देखें सेंटर टू सेंटर तो उसको बोलेंगे हम पिच। और यदि हम परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ये फोर्स है, दिस इज अ फोर्स, और यदि मैं इसके परपेंडिकुलर देखता हूँ तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे गेज, जैसे ये दिखाई हुई है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को गेज बोला गया है। ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो एंड वाला रिवेट्स होता है वहां से जो प्लेट की एंडिंग की डिस्टेंस होती है उसको एज डिस्टेंस बोलते हैं। और यदि अलोंग द फोर्स है, ये जो लास्ट रिवेट है इससे यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, you have to remember this diagram. So the correct answer is pitch. The next question that we are having is question number 25. Along the principal plane subjected to maximum principal stresses, there are four given options. So maximum shear stress acts, जो maximum principal plane होगा, सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक क्रॉस सेक्शन है जिस पर हम ऐसे मान लेते हैं सिग्मा 1 एक स्ट्रेस है और सिग्मा 2 दूसरा स्ट्रेस है। तो हम इनको प्रिंसिपल स्ट्रेस मानकर चल रहे हैं कि ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन है और ये वाला भी प्रिंसिपल प्लेन है। तो वी हैव टू रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब भी प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन को कंसिडर करेंगे उस प्लेन पर हमेशा शेयर फोर्स जीरो होगा, देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question, and there will be no partial shear stress, no minimum shear stress, no maximum shear stress। जो भी प्रिंसिपल प्लेन होगा उस पर shear stress की वैल्यू जीरो होती है। The next question that we are having is question number 26. The bending moment is maximum on a section of a beam when shear force। सो इसने पूछा है कि shear force की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। ये रिलेशन तो सबको याद ही होगा कि dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी होता है। यदि हम मैं यहाँ पर v की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि dm बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये है, सपोज ये हमारे पास एक ऐसे हम कर्व मान लेते हैं, सपोज ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है BMD, इट इज BMD वी आर हैविंग। यदि मैं v की वैल्यू जीरो कर देता हूं तो dm बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। dm बाई डी एक्स का मतलब है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उस पर
उसके पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू 0। तो स्लोप की वैल्यू यदि इसमें देखें तो 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 हो रही है और एक ये पॉइंट है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 हो रही है। स्लोप की वैल्यू 0 कब हो रही है? जब v की वैल्यू हमारे पास 0 हो जा रही हो। और v की वैल्यू 0 कब होगी? या तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा हो या नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा हो। तो दोनों ही केस में v की वैल्यू अपना साइन को चेंज कर रही है। अब उस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम है, और मिनिमम भी हो सकती है ना? जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम ही हो, मिनिमम भी हो सकती है जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम दिया हुआ है। यदि यहाँ मिनिमम दिया होता तब भी यही आंसर होता कि शेयर फोर्स जब अपना साइन चेंज करेगा तब होगा। मैक्सिमम दिया हुआ है तब भी यही सेम सिचुएशन रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास डी दिया हुआ है कि शेयर फोर्स जब भी अपना साइन चेंज करेगा तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। The next question that we are having is question number 27. The shear force on a simply supported beam, it is given that simply supported beam है, shear force हमें बताना है, is proportional to। shear force का बेसिकली हमारे पास फंडा बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन इक्वेशन डेफिनेशन क्या होती है यदि हम डेफिनेशन को कंसिडर करें। ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज ये हमारे पास यूडीएल है इसके ऊपर, तो हमारे पास सपोज ये हमारे पास कोई सेक्शन है एक्स एक्स, तो हमें शेयर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? शेयर फोर्स की डेफिनेशन सिंपल ये होती है, जो भी हमारे पास ट्रांसवर्स लोड होगा उसको कंसिडर करेंगे हम, चाहे तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन से चाहे राइट ऑफ द सेक्शन से। ये हमारे पास सेक्शन है, चाहे तो इस सेक्शन को कंसिडर कर लो चाहे इस सेक्शन को कंसिडर कर लो। यू हैव टू कंसिडर दिस लोड जो हमारे पास यूडीएल है, और जो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होगी उसको कंसिडर करो। सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली सम करो, आपके पास शेयर फोर्स आ जाएगा। तो सिंपल है ये, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑफ द सेक्शन। बेसिकली सेक्शन के बाद यहाँ पर लेफ्ट और राइट भी आना चाहिए था, कि सम जो होना चाहिए लेफ्ट और राइट से होना चाहिए जो भी हमारे पास। तो लेफ्ट से जितने भी फोर्सेस होंगे सबका सम करेंगे या राइट से सबका सम करेंगे तो हमारे पास शेयर फोर्स आ जाएगा। The next question that we are having is question number 28. Struts are the load carrying members of a frame which are subjected to। So struts हम जानते हैं कि strut एक मेंबर होता है जो कि सिर्फ कंप्रेशन लोड को ही ले सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्रेशन को ले सकता है, बेसिकली कभी कभी ये टेंशन को भी ले लेता है, लेकिन मैक्सिमम 98% कम से कम ये कंप्रेशन लोड को ही लेता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सियल कंप्रेशन लोड। एक्सियल टेंशन लोड सिंपल ये, यदि हमारे पास कोई मेंबर होता है, टेंशन लोड को हम ऐसे दिखाते हैं जो कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है, या फिर हमारे पास उसकी ट्रांसफर एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास ऑब्जेक्ट को टेंसाइल स्टेट में ले जाता है। टॉर्सनल लोड हमारे पास, सपोज ये हमारे पास एक मेंबर है जो कि सर्कुलर, उसका क्रॉस सेक्शन दिया है, यदि इस तरीके से हम लोड लगाते हैं डेट इज द टॉर्सनल लोड। और यदि ट्रांसफर लोड की बात करें तो सिंपल ये वाला जो लोड है ये ट्रांसफर लोड ही है, जो उसके परपेंडिकुलर आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, उसको ट्रांसफर लोड्स बोलते हैं। The next question that we are having is question number 29. When a body is elastically stressed, the value of Poisson's ratio always remains. So Poisson's ratio क्या होता है? यदि हमारे पास कोई बॉडी हो और उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा हो, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पॉइजन्स रेशियो डिफाइन करता है। और यदि हम इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली देखें तो इट इज अ रेशियो of negative lateral strain by the longitudinal strain। So basically suppose ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसमें हमने इस साइड फोर्स लगाया हुआ है। सो क्या होगा, जो भी यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में वो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन होगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सपेंशन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है कि माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल, और हमारे पास डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन हमारे पास बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बिकॉज यदि आप माइल्ड स्टील देखो, माइल्ड स्टील में हमारा जो वायर होता है वो एक छोटे से बॉडी से कितना एक्सटेंशन हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, तो लेटरली वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, होता है लेकिन एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इट इज वेरी लेस। सो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। सो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज गिवन टू अस। So you have to remember this, it is always less than 1. The next question that we are having is question number 30. Fluid undergoes volume change under external pressure due to।
सो बेसिक क्वेश्चन है कि जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो फ्लूइड क्या होगा, हमारे पास उसका वॉल्यूम चेंज होगा। यदि कंप्रेसिबल होगा तो जो प्रॉपर्टी होती है इसके पीछे वो क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए यदि देखा जाए प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बेसिकली प्लास्टिसिटी में क्या होता है, यदि हम किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं, इट माइट बी कंप्रेशन, इट माइट बी टेंसाइल, सो उस ऑब्जेक्ट की यदि शेप चेंज हो जाती है, यदि उसमें जो स्ट्रेन आता है वो लोड हटाने के बाद रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि नॉन रिवर्सिबल स्ट्रेन आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे या उस बॉडी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी इसकी अच्छी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास माइल्ड स्टील है, यदि हम उसमें स्ट्रेस देते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि जितना स्ट्रेस देंगे और उस स्ट्रेस को हटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। लेकिन एक पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट, उसके बाद क्या होता है, ये जितना हम स्ट्रेस देंगे उसके करस्पॉन्डिंग परमानेंट स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। तो उसी स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास वेट क्ले हो गई। वेट क्ले में क्या होता है कि तुम शुरू में ही यदि तुम उसको कंप्रेस करोगे तो वो परमानेंटली क्या हो जाती है, हमारे पास कंप्रेस हो जाती है। यानी कि अब आप उसको स्ट्रेस को यदि हटाते हो तो ऐसा तो है नहीं उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं, वॉल्यूम जो होगा उसका क्या हो जाएगा, एक बार कंप्रेस हो गया तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, तो यानी उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू द mild steel. So this property is very important. The next one is given to us is viscosity. Viscosity simple है, resistant to flow। यदि कोई भी फ्लूइड हो जिसकी विस्कोसिटी डिफरेंट हो, फिक्स होती है एक विस्कोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर फ्लूइड, लेकिन टेम्परेचर के साथ ये भी चेंज होती है। तो विस्कोसिटी क्या करती है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो, जो भी हमारे पास फ्लो होगा फ्लूइड का उसको रेजिस्ट करेगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेनासिटी। टेनासिटी बेसिकली क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी जो कि उसको टूटने से, फ्रैक्चर होने से बचाती है, यानी कि वो कितना रेजिस्ट हो सकता है फ्रैक्चर से। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को कौन बताता है, टेनासिटी। मतलब कि ये मिनरल्स हो गए या कोई भी मेटल हो गया, उसको ब्रेक होने से कितना रेजिस्ट कर सकती है। सपोज माइल्ड माइल्ड स्टील है, तो वो काफी दूर तक जाता है, एक्सपेंड काफी होता है, काफी दूर तक का उसका एक्सपेंशन होता है, उसके बाद उसका ब्रेक होता है, तो उसकी टेनासिटी काफी अच्छी है। लेकिन जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी टेनासिटी काफी वीक होती है, क्योंकि जैसे ही टेंसाइल फोर्स लगाओगे वो ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है उनमें, तो उनकी टेनासिटी प्रॉपर्टी काफी वीक होती है। कंप्रेसिबिलिटी सिंपल है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी हमने वेट के लिए लिया था, काफी कंप्रेसिबल होता है वो, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, इजिली चेंज हो जाए, वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है।